हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आई होप कि आपको जो पुरानी क्लासेस हैं, जो लास्ट मैंने क्लास दी थी, वो समझ में आई होगी। और अगर किसी भी तरह का फिर भी डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो आज जो हम पढ़ेंगे, प्रीवियस क्लास में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि आईसीटी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि ये पूरी बुक में हम लोगों ने पढ़ना एक ही चीज़ है, आईसीटी। और वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, कहाँ कहाँ नहीं है। ठीक है। तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था सूचना का कोई गुण, जो हमने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था, तो जिसमें था शुद्धता, था समय से होनी चाहिए सूचना। तो ये सारे गुण पढ़े थे हमने। आज हम इससे आगे चलेंगे। तो आपको, अगर आपको लगता है कि मैं ये जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ इसके ज़रिए आपको समझ में नहीं आ पा रहा है, आपको पूरा कंसेप्ट समझना है, तो आप मुझको एक मैसेज कर दीजिएगा कि सर मुझे ये टॉपिक या ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो मैं उसको फिर डिटेल में समझा दूंगा एक अलग से वीडियो बना के। ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, जो कि है संचार किस प्रकार की प्रक्रिया है। संचार, जो इसमें आंसर दिया हुआ है, संचार क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली कैसे है कि संचार कभी ना कभी, कहीं ना कहीं होता रहता है, हर जगह कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में होता ही रहता है। अगर आप बोल भी नहीं रहे हैं तब भी आप कई बार संचार कर देते हैं। जैसे कि आप कभी गए बाहर, जब भी जाओगे, अभी हाल फिलहाल तो लॉकडाउन है, बट जब भी पहले जाते होगे तो रेड लाइट वगैरह आप भी आपके रास्ते में पड़ी होंगी कितनी बार। तो रेड लाइट को देख के आपको क्या पता लगता है कि आप जहाँ आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको रेड लाइट है तो रुकना ही पड़ेगा। अब यहाँ आपके और रेड लाइट के बीच में क्या हो रहा है, ये एक संचार है जो कि मुंह से बोलकर नहीं बल्कि संकेतों के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है, संकेतों के द्वारा हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे संचार क्या है, चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आप चुप हैं, आपसे कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो संचार नहीं हो रहा है ना। यहाँ पर रेड लाइट ने बिना बोले आपके साथ क्या कर दिया, संचार। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, संचार की बाधाएं। संचार की बहुत सी बाधाएं भी होंगी। अब जैसे संचार हो भी रहा है, किसी की विशेषता होती है तो किसी की बाधाएं भी होती हैं। तो बाधाएं क्या हैं, पहली जो है भौतिक बाधा है। भौतिक कैसे है कि आप कुछ बोलना चाह रहे हो किसी को, मान लो आप, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आपसे कोई आदमी तमिल में कुछ कह रहा है, आपको आती नहीं है तमिल, तो आपके लिए क्या वेस्ट है आपका। आप दोनों के बीच में क्या संचार हो पाएगा, जी बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्यों हो जाएगा, आपको उसकी भाषा नहीं समझ में आती, उसको आपकी नहीं आती, कैसे समझ लोगे। तो यहाँ पे क्या, ये भौतिक संचार की बाधा है। ठीक है। फिज़िकली आपके सामने एक बंदा खड़ा होकर आपको समझा नहीं पा रहा है, तो ये क्या है, एक अवरोध है, एक बाधा है। ठीक है। तो दूसरी कौन सी होगी, व्यक्तिगत या सामाजिक बाधा। अब मान लो कि आप ग्रुप में खड़े हो, हाँ, आप किसी से कुछ कहना चाह रहे हो लेकिन शोर ही इतना है कि आप ना वो दूसरे को समझा ना पाओ, या दूसरे तक अपनी बात पहुंचा ही नहीं पा रहे हो। या फिर ग्रुप होता है, ग्रुप सामाजिक जो वो रहता है, जैसे डिबेट है। ठीक है। डिबेट होती है, उसमें आपको बैठा दिया जाता है, 4-5 लोग आपस में एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, हर कोई अपना मत रखने को राज़ी है, हर कोई अपनी बात रखने को राज़ी है, दूसरे की सुनने को कोई राज़ी नहीं है। तो ये क्या हो गई, संचार की बाधा हो गई एक तरह से। ठीक है सर। ये फिर जो भौतिक था वो इसमें भी आ गया, भाषा वाली जो संबंधी हो गई। मैंने वो भौतिक एक जनरल एग्जांपल लेके समझाया था कि आपको किसी की कोई चीज़ समझ में नहीं आ पा रही जब वो सामने भी है, लेकिन ये एक भाषा संबंधी बाधा भी हो गई कि भाई आपको दूसरे की भाषा जब समझ में नहीं आ रही है, दूसरे को आपकी भाषा समझ में नहीं आ रही, तो ये भी एक तरह का संचार जो है व्यवस्थित नहीं हो पा रहा है आप दोनों के बीच में। ठीक है। संगठनात्मक संचार की बाधाएं कौन सी हैं, आपने ये देखा होगा शायद, किसी ने इसको देखा, किसी ने, ये एक, ये लोअर लेवल, ये मिडल लेवल, ये हायर लेवल, ये मैनेजमेंट में आपने
कभी पढ़ा होगा, सब्जेक्ट आप में से किसी पर रहा होगा तो ये क्या संगठन का जो एक ना ढांचा होता है, इस ढांचे के हिसाब से क्या कहा जाता है, सबसे नीचे वाले जो यहाँ पे जो है ये लोअर लेवल के लोग काम करते हैं। यहाँ पे मैनेजर लेवल काम करता है, यहाँ पे जो है जो ऑनर्स हैं या फिर जो CEO या MD लेवल के लोग हैं। अब क्या है, अगर इसको यहाँ तक कोई बात पहुँचानी है तो ये डायरेक्ट नहीं कहेगा। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, या मान के चलते हैं अपने कॉलेज की बात लेके चलते हैं, अगर कॉलेज में ओनर को कोई बात कहनी है तो वो डायरेक्टली आप लोगों तक नहीं पहुँचा, आप लोगों को नहीं कहेगा। ये जो है सबसे नीचे आपको ना, सबसे लोअर लेवल पे स्टूडेंट, उसके बाद कौन आ गए, टीचर्स के बाद यहाँ पे कौन आ गए, प्रिंसिपल, या फिर ओनर, इनके ऊपर। तो क्या हो गया, अगर प्रिंसिपल को कोई ऑर्डर देना है वो डायरेक्टली बच्चे को आके तो नहीं कहेंगे, वो टीचर्स को कहेंगे, टीचर्स बच्चों तक पहुंचाएंगे। तो ये क्या है, एक संचार हो रहा है, किस तरह से, एक क्रोनोलॉजी में हो रहा है ये, कि मतलब एक तरीके से हो रहा है ना। अब मान के चलो यहाँ से प्रिंसिपल ने बोला कि आपको ये कोई एक काम है जो आपको बच्चों से करवाना है, बट टीचर भूल गए, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे यहाँ पे जो है वो संगठनात्मक संचार की बाधा पैदा हुई है। यहाँ पे जो संगठन के हिसाब से संचार चलना चाहिए था वो नहीं हो पाया, तो इसे कहेंगे हम संगठनात्मक संचार की बाधा। तो 4 चीज़ें आपकी हो गई, पहला भौतिक, दूसरा व्यक्तिगत या सामाजिक, तीसरा भाषा, चौथा संगठनात्मक। जी, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है शिक्षा के क्षेत्र में ICT के उपयोगी साधन। तो उपयोगी साधन कौन कौन से हो गए, पहला तो हो गया इंटरनेट क्यों, क्योंकि सबसे तेज़ यही इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है कहीं पे भी, है ना। अगर इंटरनेट ना हो तो क्या होगा, तो हम ICT का जो विस्तार है या ICT है अपने आप में, इसके बारे में सोच ही नहीं सकते थे। ICT को हम इंटरनेट का रूप कह सकते हैं, ठीक है जी, क्योंकि इंटरनेट ही आज के टाइम पे सबसे तेज़ साधन है अब कोई भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का, कहीं पे भी, किसी भी देश में, किसी भी इंसान तक, किसी भी व्यक्ति तक, ठीक है। दूसरा कौन सा इसका उपयोगी साधन है, दूसरा है वीडियो डिस्क। वीडियो डिस्क क्या होती है, CD, है ना, CD। पहले आज के टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन है हम CD के द्वारा, CD में रिकॉर्ड करके पहुंचा सकते हैं किसी के पास भी, है ना, वो डाटा हमारा सेफ रहेगा, उसी के अंदर हमेशा संग्रहित रहेगा। जब भी किसी और को वो चीज़ दिखानी हो या वो चीज़ बतानी हो, उस डाटा को या इन्फॉर्मेशन को देना हो, आप वो CD दे दीजिए, वो बहुत है ना। जैसे आज पहले क्या होता था, पहले VCD होती थी, वो मोटी मोटी वाली, है ना। आज के टाइम में पतली सी CD आ जाती है या DVD आ जाती है, उसके ज़रिए हम कोई भी चीज़ अपनी रिकॉर्ड करके, गाने, पिक्चर, इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, कुछ भी रिकॉर्ड करके रख लो और वो हमेशा आपकी सेफ रहेगी। और उससे भी अच्छी अब ये चल रही है जो है आपकी पेन ड्राइव। वो क्या है, वो भी तो एक तरह से डाटा इकट्ठा करती है अपने पास। अब वो डाटा जब तक उसमें पड़ा रहेगा तब तक सेफ़ रहेगा, है ना। आपको कंप्यूटर में से कोई इन्फॉर्मेशन निकालिए, मान लो मैं यहाँ पे नोट्स देता हूँ आपको, आपने वो यहाँ से लेके पेन ड्राइव में मैंने आपको नोट्स दिया, आपको कहीं से भी वो नोट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट हो गया, ये आपका वीडियो डिस्क हो गई। तीसरा हो गया कंप्यूटर क्या काम करता है, कंप्यूटर भी ICT के रिगार्डिंग काम करता है, उपयोगी साधन है। बिना कंप्यूटर के आपका ICT बेकार है, क्योंकि ICT हो ही नहीं पाएगा, है ना। तेज़ का कहाँ से पहुँचाओगे, इंटरनेट कहाँ चलाओगे, CD कहाँ चलाओगे, कंप्यूटर में ही तो चलाओगे, हम सबको पता है। इसके बाद आ गया हमारा दूरदर्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप देखोगे कि मोस्टली जो हमारा गवर्नमेंट जो फोकस कर रही है इस चीज़ पे कर रही है, एक तो हमारे पेशेंट को जितने कम हो सके उतने उस चीज़ पे पे फोकस कर रही है गवर्नमेंट। दूसरा ये है कि भाई एजुकेशन बच्चों तक कैसे पहुँचे, क्योंकि सबसे ज़्यादा
परेशानी बच्चों के लिए भी है ना, स्कूल में हो कॉलेज में हो। इसके लिए दूरदर्शन जो है, दूरदर्शन पे स्वयं प्रभा जैसे चैनल चल रहे हैं, पोर्टल चल रहे हैं, उन पे जाके क्या कर सकता है बच्चा, पढ़ सकता है। वहाँ पे रेगुलर बेस पे सुबह शाम, चाहे 10वीं के हों, 12वीं के हों, ग्रेजुएशन लेवल के हों या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के हो, हर यूनिवर्सिटी उन चैनल्स पे अपने लेक्चर प्रोवाइड करा रही है ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। क्यों? क्योंकि हर किसी के पास इंटरनेट भले ही ना हो लेकिन टीवी तो है ना, टीवी है, केबल टीवी है ना। केबल पे आप दूरदर्शन का चैनल खोल के आप देख सकते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक आप रोज जो भी टेलीकास्ट होने का टाइम होता होगा आप वहाँ पे लेक्चर देख सकते हैं। तो सोचिए आज से 10, 20, 50 साल पहले अगर ये चीज़ ऐसा कुछ घटित होता तो क्या आप लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ दूरदर्शन पे आ सकता कि जिससे बच्चों को फ़ायदा होता और घर पे बैठ के पढ़ सकते? जी नहीं। जितना यूज़ आज के टाइम में आईसीटी का है उतना पहले नहीं था और उतनी ग्रो भी नहीं हुई थी आईसीटी, ख़ास तौर पे हमारे देश में, है ना। तो आज बिना आईसीटी के हम पढ़ाई के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, बिल्कुल किसी भी हालत में नहीं सोच सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हो गया टेली कॉन्फ्रेंसिंग। टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? ये अभी कुछ टाइम में शायद हो भी जाएगी। हमारी ऑनलाइन क्लास जो होगी वो लाइव भी हो सकती है, तो इस चीज़ पे ध्यान रखना। टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होगी? जिसमें टेलीफोन के द्वारा बात चल रही होती है, एक आदमी दूसरे आदमी से टेलीफोन से बात करता है। अब चाहे वीडियो भी हो सकती है, वो ऑडियो भी हो सकती है, वो कैसे भी हो सकती है, ठीक। आईसीटी का ये उपयोगी साधन है, क्योंकि अगर मैं आपको फ़ोन से कुछ चीज़ समझा रहा हूँ तो वो आप ही के लिए तो है ना, आपको समझ में आ रहा है ना तेज़ी से, तो आईसीटी के थ्रू आ गया वो भी। रेडियो एक आईसीटी का साधन है कि नहीं है? कौन कहता नहीं है? कोई है? ठीक है जी। रेडियो के द्वारा हमको हमारे तक संचार हो पाता है, हम आसानी से कोई भी चीज़ देश विदेश की खबरें भी सुनते हैं। आज भी गांव में लोग टीवी से ज़्यादा रेडियो पसंद करते हैं, वो पूरे टाइम रेडियो बजा देंगे, उसमें न्यूज़ आती रहेगी, क्रिकेट आता रहेगा, कुछ भी हर एक चीज़ उसमें आती ही रहेगी, है ना। तो वो लोग इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं। इसके बाद आ गए उपग्रह। उपग्रह कौन से हो गए? सैटेलाइट्स। जो एडुकेशन सैटेलाइट्स हम लोगों ने छोड़ी हुई हैं हमारे ऑर्बिट में, जैसे कि एडुसैट, जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? आईसीटी के साधन हैं जिनके द्वारा आईसीटी संपूर्ण हो पाता है। अगर ये ना हो तो आपका आईसीटी संचार नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इन सभी को साधन कहते हैं, ठीक है साहब। आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला देखते हैं। अच्छा, ये क्या है? शिक्षा के किन किन क्षेत्रों में आईसीटी की आवश्यकता है? हर जगह। पहला, सूचना संवहन में, मतलब सूचना को प्रोवाइड कराने में आईसीटी की ज़रूरत पड़ती है। आज कोई भी इंफॉर्मेशन है, हम व्हाट्सएप के थ्रू हो, चाहे किसी भी चीज़ के थ्रू हो, फ़ोन करें आपको या इंटरनेट पे डाल दें, गवर्नमेंट ही है, कोई ना कोई जो भी नया रूल निकाल रही है इंटरनेट पे डाल देती है, टीवी के थ्रू टेलीकास्ट करा देती है, रेडियो पे बजवा देती है। तो ये क्या है? इन्फॉर्मेशन जो है वो संवाहित हो रही है, दूसरों तक पहुंच रही है ना। तो जहाँ जहाँ इन्फॉर्मेशन दी जाती है उन जगहों पे आईसीटी की बहुत महत्वता है, ठीक है। शिक्षा नीति निर्धारण में, शिक्षा नीति जो अभी हमारी नहीं आ रही है, जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है 2020, अब तो फ़िलहाल लेट ही आएगी, आनी तो मार्च जुलाई में थी, ठीक है। तो क्या होगा? आईसीटी इसमें क्या रोल प्ले करता है? देखिए, हमारा देश है, हमें पता है हमारे देश में बच्चे कैसे पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं। अब 10वीं का बोर्ड हम अपने देश का लेंगे, जो सिलेबस है 10वीं बोर्ड का जो सिलेबस है, और वो ही मैं अलग अलग कंट्री, अलग 5 कंट्री हो या 10 कंट्री हो, आईसीटी के थ्रू मैं इंटरनेट पे चेक करूँगा कि उन लोगों को सिलेबस में क्या पढ़ाया जा रहा है और हम अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। तो इससे ये पता चलेगा कि विदेश में हमसे अच्छा पढ़ाया जा रहा है या बुरा पढ़ाया जा रहा है। कुछ अच्छी बातें हमें पता चलेंगी, कुछ बुरी बातें पता चलेंगी। अच्छी बातों को हम ग्रैब कर लेंगे या फिर ग्रहण कर लेंगे,
और जो बुरी बातें होंगी उन चीज़ को हटा देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अपने सिलेबस में जोड़ के हम एक नई शिक्षा नीति निर्धारित करेंगे कि हमें आज बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए या इस तरह पढ़ाई करानी चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि पहले जो एजुकेशन थी वो थी टीचर सेंट्रिक, ठीक है, जिसमें टीचर मेन होता था और टीचर जो पढ़ाए जैसा पढ़ाए बच्चे को पढ़ना ही पड़ता था। आज की तरह नहीं कि आज स्टूडेंट सेंट्रिक या फिर लर्नर सेंट्रिक एजुकेशन है, जहाँ पे बच्चे के हिसाब से एजुकेशन होगी, टीचर के हिसाब से नहीं। ठीक है, तो ये सब किसके द्वारा पॉसिबल हो पाया? ये सब पॉसिबल हो पाया आईसीटी के द्वारा, जिसकी वजह से हम अपनी हमने अपनी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कुछ सुधार करें, उसके बाद वो बच्चों के लिए बेनिफिट साबित हुई। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सा आ गया? तीसरा जो पॉइंट आ गया, ये आ गया परीक्षा के मूल्यांकन में। सबसे इजी है। पहले आपने देखा होगा कि एक यूपीएससी का पेपर होता था, या फिर कोई भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता था। आज से मान लो 20-30 साल पहले की बात मान लेते हैं। तब एग्ज़ाम जब होता था तो रिज़ल्ट आने में बहुत टाइम लगता था कि नहीं लगता था? आपको नहीं पता तो घर में कोई बड़े उनसे पूछेगा। बहुत टाइम लगता था। क्यों? क्योंकि भाई चेक करने में उसे टाइम लगेगा, एक अगर इंसान चेक कर रहा है। बट आज के टाइम में क्या हो गया? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन ही उसका रिज़ल्ट चेक किया जाएगा कंप्यूटर के द्वारा, और वो बहुत ही जल्दी आपके लाख 50 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और उनका रिज़ल्ट विद इन अ मंथ, विद इन अ वीक आ जाता है। और वो क्यों पॉसिबल हो पाता है? क्योंकि आईसीटी आज के टाइम में बहुत ऊंचाइयों पे है और आईसीटी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कि इंटरनेट हम यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, सब आईसीटी तो है ना। तो पहले इंसान खुद चेक करता था कॉपी, और उस टाइम के कंप्यूटर्स भी, अगर कंप्यूटर से भी कॉपी चेक होती तो इतने अच्छे नहीं थे कि बहुत तेज़ी से काम हो पाए, है ना। तो पहले अगर 20-50 हज़ार या 1 लाख बच्चा भी एग्ज़ाम दे रहा है तो उसका रिज़ल्ट आने में भी 5-5, 6-6 महीने, साल भर लग जाता था। बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे आप जो एग्ज़ाम देते, चाहे 1 करोड़ बच्चा भी एग्ज़ाम दे रहा है, उसका भी रिज़ल्ट विद इन अ वीक आ जाता है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? आईसीटी की वजह से। इसके बाद जो मैंने अभी ये चीज़ पहले बताई दी है, अगला पॉइंट जो है वो पाठ्यक्रम निर्माण में। पाठ्यक्रम निर्माण में भी ज़रूरत है सिलेबस वाली, जो मैंने अभी सबसे इसके स्टार्टिंग में बता दी थी कि भाई हम 10 अलग अलग कंट्री हैं या 20 कंट्री हैं अलग अलग, जो हमसे हटके कंट्रीज़ हैं, उनके बीच उनका सिलेबस कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद जो भी हमें अच्छा लगेगा तो वो उसे हम अपने सिलेबस में ऐड कर लेंगे, जो हमें लगेगा कि बुरा है उसे हम हटा देंगे। ठीक है, तो ये जो अगला इसमें क्वेश्चन है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने विद्यार्थियों के जीवन को आसान बनाया। इसके एक मिनट, ये जो है ये आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, ये आप लोग खुद इसके ऊपर एक नोट लिख के आप फ़ोटो खींच के अपने नाम के साथ एक पेज पे आप ग्रुप पे डाल दीजिएगा, नहीं तो मेरा नंबर आप सभी के पास है, उस पर डाल दीजिएगा। ठीक है, वो मैं चेक करके आपको बता दूँगा। तो ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने अभी तक आपको आईसीटी के बारे में बता दिया है। अब आप बताओगे आपके लिए क्या बेनिफिट हुआ है आईसीटी से। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर क्या है। ये आप सभी को पता है, आपने लास्ट क्लास में वो लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा भी है कि कंप्यूटर क्या होता है। तब आपने जो पढ़ा था कंप्यूटर के बारे में, हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये सब आप पढ़ चुके हो पहले। बट फिर भी एक छोटा छोटा अंदाज़ा लेके चल रहे हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर जो शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में आता है पहले, एक बड़ा सा डब्बा होगा या फिर लैपटॉप होगा, ये चीज़। ठीक है, बट दूसरी चीज़ आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आपको ये भी ध्यान में आ रहा होगा कि कंप्यूटर जो है एक संगणक कहा जाता है उसे, है ना। एक गणना करने वाली मशीन है या यंत्र है जिसके द्वारा गणनाएं की जाती हैं। ठीक है जी, आप सभी को पता है। और ये कैसे काम करता है? ये काम ऐसे करता है कि आप
इससे काम करवाते हो। ये खुद अपने आप कुछ नहीं करता है, आप इसको कोई भी सूचना प्रदान करोगे, ये सूचना का विश्लेषण करके उसके ऊपर जो भी परिणाम होगा वो आप तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये है आपका कंप्यूटर। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये मैं ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ, इसमें कुछ है नहीं खास समझने लायक। डेफिनेशन है, डेफिनेशन मैं आपको आगे बता दूँगा। अगला जो आपका पड़ेगी क्वेश्चन आ गया वो है ये, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर के उपयोग क्या क्या हैं। सीधा है, पहला शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र में देखो जी, एडुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जिसे हम कहेंगे, कंप्यूटर के बिना आज के टाइम पे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि पहले जब हम लोग किसी भी चीज़ का, अब शिक्षा प्रशासन ही ले लो, स्कूल है या कॉलेज है, यहाँ पे पहले बच्चों का रिकॉर्ड रखना होता था, पहले भी रखते थे, आज भी रखते हैं। जब कंप्यूटर नहीं होता था, मान लो सन 1990 की बात करते हैं, 90 में कोई बच्चा आया प्रिंसिपल के पास, उन्होंने कहा कि सर मुझे अपनी कुछ डिटेल चाहिए, या फिर कोई पुलिस वाला आया, कोई भी आया किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, कि उन्होंने कहा 10 साल पुराने एक बच्चा था, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। अब क्या पॉसिबल है कि वो स्कूल प्रशासन उनको बहुत ही जल्दी प्रोवाइड करा दे इन्फॉर्मेशन 10 साल पुरानी, या फिर प्रोवाइड करवा भी पाए? क्या पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई वो तब मेंटेन करते थे हाथ से बने हुए रजिस्टर। अब हाथ से बने हुए रजिस्टर का क्या है, चूहे भी घूमते हैं इधर उधर, ठीक है, बहुत कुछ होता है, फट गए, इतनी पुरानी जो रद्दी होगी वो कहाँ कब तक सही रहेगी, है ना, तो ख़राब भी हो जाती थी। बट आज के टाइम पे कंप्यूटर है। आज आपसे कोई ये भी कहे कि जी मुझे 100 साल पुराना उस बच्चे का रिकॉर्ड, या फिर हमारे स्कूल में हमारे कॉलेज में कितनी किताबें हैं, कौन कौन सी किताबें हैं, ठीक है, किस किस राइटर की है, या कौन कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं, किस किस सेमेस्टर में कितने कितने बच्चे हैं, हर बच्चे का नाम, ये सारा रिकॉर्ड आज से 50 साल बाद भी आपको एज इट इज़ मिल जाएगा। जो कि किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है? कंप्यूटर की वजह से। ठीक है, जो कि एक साधन है आईसीटी का। ठीक है साहब। अब अगला आ गया शिक्षण परिस्थितियों में कंप्यूटर के द्वारा शिक्षा भी बहुत अच्छी हो गई है। जो जैसे कि मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, मान के चलिए क्लास है, पहले क्लासेस में सिर्फ बोर्ड होते थे, टीचर होता था, चौक होती थी, ब्लैक बोर्ड होता था, बच्चे बैठे होते थे, टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिख लिख के समझाता था। तो तब परेशानी क्या होती थी, या तो टीचर एक बार मुड़ेगा और ब्लैक बोर्ड पे लिखेगा, उतनी देर में बच्चों में कुछ ना कुछ बातचीत चालू हो जाती थी। और जितने में टीचर अपना जो पॉइंट है उसे लिख के वापस घूमेगा अपनी पोजीशन पे, तब उसको क्लास को शांत कराने में 5-10 मिनट वैसे ही वेस्ट हो जाते थे। तो ऐसे आधा घंटा की क्लास मुश्किल से मिलती है, उसमें 10 मिनट 15 मिनट बच्चों को चुप कराने में लग जाते थे, तो पढ़ाई इतनी इफ़ेक्टिव नहीं हो पा रही थी। अब जब से कंप्यूटर हमारे सबके पास आया, जब से कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस में, स्कूल्स में यूज़ होने लग गया, तब से कितना फ़ायदा है। आप देखो आज के टाइम पे बच्चों को पढ़ाने के कितने सारे तरीके हैं। इंटरैक्टिव बोर्ड आता है, उस पर टीचर को कुछ नहीं करना होता, सिर्फ एक रिमोट लेना है, उससे स्लाइड को चेंज करते रहो, जो जो दिखाना था लिख के वो पहले से लिखा रहेगा, घर से लिख के लाएगा टीचर, वहाँ पे वो पेज खोल देंगे और सीधा सामने देखते देखते टीचर पढ़ा सकता है। इसके अलावा छोटे बच्चे, जैसे आप लोग डीएलएड का कोर्स कर रहे हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे, तो इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं जिसमें कि भाई वीडियो भी चलेगी, ऑडियो भी चलेगा, तो बच्चों को पढ़ने में भी अच्छा लगता है। तो ये सब कंप्यूटर के द्वारा पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, कितना फ़ायदा है आजकल। शिक्षा आज के टाइम में बहुत ही, जिसे कहोगे अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुकी है। ऐसा नहीं है, पहले के लोगों से पूछो कि है तो किताब है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, बट आज आपके पास हर एक चीज़ है समझने के लिए। कोई उछल के, नाच के, गा के कैसे भी आपको समझाता है, और यही हो रहा है।
पहले सिर्फ था कि किताब में एक छोटा सा चित्र दे दिया है ना, पूरी किताब में अगर 2 चित्र है तो बच्चा उसे देख के इतना खुश हो जाता था कि भाई हाँ, इसके सारे में ये किताब बहुत बढ़िया है, इसे मैं पढ़ सकता हूँ। लेकिन आज के टाइम पे तो भैया ऑडियो बुक भी है, वीडियो लेक्चर्स भी हैं, कितने तरीके हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद अनुसंधान कार्यों में, जो अनुसंधान कार्य होते हैं रिसर्च के, उनमें भी कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। जो भी स्टैटिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं, जो कोई भी डाटा बनाना है, कोई भी सर्वे करना है, उन कार्यों के लिए भी कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर के द्वारा हम डाटा अच्छे से बना सकते हैं, इजीली मेंटेन कर सकते हैं और हमेशा अपने पास रख सकते हैं सेव करके। ठीक है। इसके बाद आ गया दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा कौन सी हो गई? दूरस्थ शिक्षा हो गई डिस्टेंस एजुकेशन, कि आप कहीं पे भी बैठ के, कहीं कैसे भी बैठ के, आप 10 बजे उठो, सो के 11 बजे उठो, आप लेक्चर देख सकते हो, घर से ही पढ़ाई कर सकते हो, आपको कॉलेज नहीं जाना। इग्नू है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया था कि दूरदर्शन पे चैनल चल रहे हैं, स्वयं प्रभा जैसा वो है, चैनल है, जिसकी वजह से आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। इग्नू प्रोवाइड कराती है, ठीक है। अभी लॉकडाउन की वजह से CCS भी प्रोवाइड करा रही है, और बहुत सारी देश की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्रोवाइड करा रही है ना। तो दूरस्थ शिक्षा का कितना फ़ायदा, बच्चे को बिना जाए, बिना कॉलेज जाए, घर पे ही सब मटेरियल मिल जाता है, बुक्स भी मिल जाएंगी, वीडियोस भी मिल जाएंगी, जिसके द्वारा बच्चा पढ़ सकता है और साइड बाय साइड अपना काम भी कर सकता है। अगर कहीं जॉब करता है, जिसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है किसी के फैमिली में, तो वो जॉब करता है, जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी हो सकती है, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। ठीक है। इसके बाद कौन सा आ गया? इसके बाद शैक्षिक परियोजना बनाने में। शैक्षिक परियोजना बनाने में कैसे? ठीक है जी। किसी भी तरह की शिक्षा को कैसे अच्छा बनाएं, है ना। शिक्षा किस किस तरह से दी जा सकती है। आज मैं हूँ, आप हैं, आपको पढ़ना होगा तो आप बहुत तरीके हैं आपके पास, एक लेक्चर नहीं है, हज़ारों लेक्चर हैं। आप यूट्यूब पे देखें, कहीं पे भी देखेंगे तो आपके पास बहुत सारे लेक्चर हैं पढ़ने के लिए एक ही टॉपिक को। ऐसे ही आज टीचर्स के लिए भी फ़ायदा है इंटरनेट का या कंप्यूटर का, जिसके द्वारा आज मैं ये देख सकता हूँ कि भाई किस किस तरह से एक टॉपिक को पढ़ाया जा सकता है। मैं उन 10 तरीक़ों को देखूँगा, उनसे कुछ ना कुछ सीख के एक अपना नया तरीका डेवलप करूँगा, जो कि अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, है ना। पर पहले के टीचर्स के पास या पहले के बच्चों के पास ये सब पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम 2 टीचर होते थे। एक वो जो आपको स्कूल में मिलेंगे, दूसरे वो जो आपको ट्यूशन में मिलेंगे। ऐसा ही होता था। आपको उन दोनों से भी नहीं समझ में आया तो माँ बाप कहते थे कि बच्चे की दिक्कत है, 2 टीचर के बाद भी अगर बच्चा नहीं पढ़ पा रहा तो बच्चे में गड़बड़ी है। बट ऐसा कहीं से कहीं तक पॉसिबल नहीं है। वो टीचर की नाकामयाबी है कि अगर एक बच्चा उसकी बातों को नहीं समझ पा रहा है। ठीक है जी। आज उसी चीज़ का, अब आज उसी चीज़ को देख लो, उसका कितना बेनिफिट हो गया। अब 10 टीचर आपको मिलते हैं, है ना, आप उनके 10 नए तरीक़ों से सीखते हैं तो आप कुछ एक अलग ही लेवल पे जाके सीख पा रहे हैं। ठीक है जी। जी, आज आपका मैंने ख़त्म कर दिया है शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर के उपयोग। हाल फिलहाल अभी मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ, आगे देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है आप लोगों का। ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। घर में रहें, सेफ रहें। ठीक है। थैंक यू।